नमस्कार। ये लोकतंत्र है, इसका सियासी गणित किसी को समझ में नहीं आता। नेता कब क्या बयानबाजी करते हैं, नेता कब क्या कह जाए, ये उन्हें भी पता नहीं होता। और जब उनकी बात होती है, जब वो कुछ कह जाते हैं, तो फिर उस पर सियासत गर्म हो जाती है। विपक्ष हमलावर हो जाता है और सरकार खतरे में आ जाती है। सिर्फ सरकार ही खतरे में नहीं आती, जनता को भी चोट लगती है और जनता अपने भाव से आजकल के युग में सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अनेक तरहों से उस नेता पर कटाक्ष करने लगता है। कुछ ऐसा ही माजरा है बिहार का। और बिहार की राजनीति में देवेश चंद्र ठाकुर एक बहुत बड़े कद के इंसान, बहुत बड़े नेता, 20 सालों से अधिक विधान परिषद के नेता, और उसके बाद अभी नवनिर्वाचित सांसद सीतामढ़ी से, और उनके द्वारा जो बयान आया है, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष हमलावर है तो जो उनकी पार्टी है जेडीयू और जो अलायंस में है बीजेपी, वो उनका साथ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सियासत की गलियारी ही ऐसी चीज है जहां पर नेता अपने आप को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी समझते हैं। इसलिए यदि उनके साथ भी कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो फिर वो उस स्तर से नहीं आ पा रहे हैं जिस स्तर से उन्हें समर्थन मिलना चाहिए या फिर देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीद थी। लेकिन इस उम्मीद पर क्यों पानी फिर रहा है और राजनीति में अभी तक कैसे हुई है बयानबाजी, इस विषय का विश्लेषण करने के लिए आपके साथ मैं हूँ गौरव झा। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देवेश चंद्र ठाकुर की बात करते हैं। सबसे पहले 4 तारीख को नतीजे आए। इसी 4 जून को देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के सांसद चुने गए। उनके विपक्ष में थे अर्जुन राय। अर्जुन राय जाति से यादव थे और आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया था। आरजेडी वही जो कि लालू यादव की पार्टी है। तेजस्वी यादव अभी उसके संरक्षक हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि उनका गठबंधन था, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव भी बिहार के बिग बॉस बनकर सामने आए थे। देवेश चंद्र ठाकुर के अगेंस्ट में अर्जुन राय आए। अर्जुन राय के आने की वजह से जातीय गोलाबंदी हो गई और यादव समुदाय का जो वोट है वो देवेश चंद्र ठाकुर को नहीं मिला। इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय का वोट है, माना जाता है शुरू से ही कि वो आरजेडी के पक्षधर रहे हैं, तो वो भी आरजेडी के खेमे में चला गया। इस बात से निराश हो गए देवेश चंद्र ठाकुर। हालांकि नतीजे आए, नतीजे उनके पक्ष में आए, लेकिन इसके बावजूद भी जब 15 तारीख को वो अपने संसदीय क्षेत्र में थे तो उस दौरान उन्होंने भरी सभा में कहा कि मैं अब से यादव और मुसलमान समाज के लोगों का व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। इस विषय को याद रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, उन्होंने व्यक्तिगत काम नहीं करने की बात कही थी। लेकिन इस बात को हवा मिल गई और हवा मिलने के बाद राजनीति के गलियारे में आरजेडी हमलावर हो गया। आरजेडी के हमलावर होने के साथ साथ इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टी है वो सब देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू और बीजेपी की पॉलिसी पर सवाल उठाने लगे। इसके बाद फिर ये कटघरे में खड़े हो गए। कटघरे में खड़े हो गए तो बीजेपी के नेता या फिर जेडीयू के नेता, इनका साथ तो मिला लेकिन बहुत बेहतरीन साथ नहीं मिला। हालांकि विजय सिन्हा, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी पार्टी के कई वर्षों का राजनीतिक अनुभव, वो खुलकर देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में आ गए और उन्होंने कहा कि ये अप्रासंगिक बात नहीं है, ये उन्होंने अपनी बात कही है और ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उनके लिए मायने रखता है, ये उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। हालांकि व्यक्तिगत बात कहते हुए उन्होंने इसे पार्टी हित से पल्ला झरवा दिया और इसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर फिर से अकेले ही हो गए। उन्होंने क्या कहा था, ये बात हूबहू हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 15 तारीख को चरौत में एक सभा थी और उस सभा के दौरान उन्होंने कहा कि यादव समुदाय के लोग मुझे अलग अलग जगह पर लेकर गए, लेकिन जिस जगह पर लेकर गए वहां से भी मुझे वोट नहीं मिला। इसके अलावा मुसलमान समुदाय के लोग भी मुझे अलग अलग जगहों पर लेकर गए, लेकिन जहां लेकर गए वहां 1% भी वोट नहीं मिला। ऐसे में मैं उन व्यक्तियों को पहचान करने की कोशिश करूंगा और उनकी पहचान के साथ साथ मैं इस समुदाय के लोगों का कोई भी व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। हालांकि अगर काम सार्वजनिक दृष्टिकोण से हो और सार्वजनिक हित में हो तो उनका स्वागत, वो आ सकते हैं मेरे दरवाजे पर, चाय पी सकते हैं, बैठकर मिठाई खा सकते हैं और सार्वजनिक हित के बात को लेकर मैं उनका आदर सत्कार और स्वागत दोनों करूंगा और ये काम भी करूंगा। अब इस स्टेटमेंट को देखिए तो सियासत के गलियारे को छोड़ दीजिए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बुरा स्टेटमेंट है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ना कि फ्रंटलाइन 24 का, ना कि किसी और व्यक्ति का। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट पर आरजेडी के जो प्रमुख है तेजस्वी यादव, उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश की जो पार्टी है वो हमेशा से ही यादव और मुसलमानों के विरुद्ध में रही है। यही कारण है कि देवेश चंद्र ठाकुर शुरू में ही, अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही बिगड़े बोल के साथ मैदान पर उतर चुके हैं। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उनके बाद आरजेडी के और नेता भी हमलावर होते गए और सभी ने देवेश चंद्र ठाकुर के विरोध में और जेडीयू पार्टी के विरोध में अपनी बातें कहनी शुरू कर दी।
लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट को सुलझाने की कोशिश जरूर की और अंत में उन्होंने फिर से कहा अपने दूसरे स्टेटमेंट में कि मेरा किसी समुदाय के प्रति कोई गलत भेदभाव नहीं है। मैं किसी भी समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं रखता। अगर रखता तो 20 साल 25 साल की राजनीति में नहीं रहता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मुझे कहकर वोट नहीं दे रहा है तो फिर मुझे उससे निराशा हुई है और मैंने बस अपनी वो निराशा, अपनी वो कुंठा दूर की है। देवेश चंद्र ठाकुर के स्टेटमेंट के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन जो आरजेडी उन पर हमलावर है उस बात को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक समय था लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो हुआ करते थे, बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एमवाई समीकरण को उन्होंने ही मजबूती दी थी। एमवाई मतलब मुसलमान और यादव। उस समीकरण को उन्होंने ही मजबूती दी थी और एक समय उन्होंने भरे मंच से कहा था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब होता है भू से भूमिहार, रा से राजपूत और बाल का मतलब हो जाता है एक तरफ बा से ब्राह्मण और एक तरफ लौ से लाला। ये लालू यादव का स्टेटमेंट था। अब इस बात पर भी आरजेडी को जवाब देना चाहिए कि लालू यादव ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया क्या वो जायज था। अगर वो जायज नहीं था तो फिर लालू यादव उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सबसे बड़ी सत्ता पर क्यों विराजमान थे और उसके बाद भी लालू यादव या फिर उनकी पार्टी उस व्यक्ति से, वो बिहार ब्राह्मण लाला राजपूत जो सवर्ण कास्ट के हैं, उनसे वोट की उम्मीद क्यों रखता है, जबकि जातिगत राजनीति की शुरुआत तो उन्होंने ही की। एमवाई समीकरण को उन्होंने ही मजबूत किया। वो लालू का समय था जब बिहार में यादवों की तूती बोला करती थी और वो खुलकर उत्पात मचा रहे थे। उत्पात इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि लालू की बेटी की शादी में आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक शोरूम से कई सारी गाड़ियां निकाली गई थी। इसके अलावा लालू के युग में जितने नरसंहार हुए, जितने कुकृत्य हुए, शायद बिहार की राजनीति में उतने कुकृत्य किसी के समय में नहीं हुए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर पर एक बार फिर से लौट आते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के इस स्टेटमेंट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन हेडलाइन 24 का, ना कि किसी और व्यक्ति का। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट पर आरजेडी के जो प्रमुख है तेजस्वी यादव, उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश की जो पार्टी है वो हमेशा से ही यादव और मुसलमानों के विरुद्ध में रही है। यही कारण है कि देवेश चंद्र ठाकुर शुरू में ही, अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही बिगड़े बोल के साथ मैदान पर उतर चुके हैं। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उनके बाद आरजेडी के और नेता भी हमलावर होते गए और सभी ने देवेश चंद्र ठाकुर के विरोध में और जेडीयू पार्टी के विरोध में अपनी बातें कहनी शुरू कर दी। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट को सुलझाने की कोशिश जरूर की और अंत में उन्होंने फिर से कहा अपने दूसरे स्टेटमेंट में कि मेरा किसी समुदाय के प्रति कोई गलत भेदभाव नहीं है। मैं किसी भी समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं रखता। अगर रखता तो 20 साल 25 साल की राजनीति में नहीं रहता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मुझे कहकर वोट नहीं दे रहा है तो फिर मुझे उससे निराशा हुई है और मैंने बस अपनी वो निराशा, अपनी वो कुंठा दूर की है। देवेश चंद्र ठाकुर के स्टेटमेंट के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन जो आरजेडी उन पर हमलावर है उस बात को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक समय था लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो हुआ करते थे, बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एमवाई समीकरण को उन्होंने ही मजबूती दी थी। एमवाई मतलब मुसलमान और यादव। उस समीकरण को उन्होंने ही मजबूती दी थी और एक समय उन्होंने भरे मंच से कहा था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब होता है भू से भूमिहार, रा से राजपूत और बाल का मतलब हो जाता है एक तरफ बा से ब्राह्मण और एक तरफ लौ से लाला। ये लालू यादव का स्टेटमेंट था। अब इस बात पर भी आरजेडी को जवाब देना चाहिए कि लालू यादव ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया क्या वो जायज था। अगर वो जायज नहीं था तो फिर लालू यादव उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सबसे बड़ी सत्ता पर क्यों विराजमान थे और उसके बाद भी लालू यादव या फिर उनकी पार्टी उस व्यक्ति से, वो बिहार ब्राह्मण लाला राजपूत जो सवर्ण कास्ट के हैं, उनसे वोट की उम्मीद क्यों रखता है, जबकि जातिगत राजनीति की शुरुआत तो उन्होंने ही की। एमवाई समीकरण को उन्होंने ही मजबूत किया। वो लालू का समय था जब बिहार में यादवों की तूती बोला करती थी और वो खुलकर उत्पात मचा रहे थे। उत्पात इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि लालू की बेटी की शादी में आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक शोरूम से कई सारी गाड़ियां निकाली गई थी। इसके अलावा लालू के युग में जितने नरसंहार हुए, जितने कुकृत्य हुए, शायद बिहार की राजनीति में उतने कुकृत्य किसी के समय में नहीं हुए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर पर एक बार फिर से लौट आते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के इस स्टेटमेंट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस विश्लेषण को जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि उन्होंने व्यक्तिगत बात कही है और व्यक्तिगत मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को राजनीति में व्यक्तिगत हित के लिए किसी व्यक्ति का साथ देना चाहिए। ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर की बातों को मैं जरूर जायज
ठहरा रहा हूँ। हाँ, बोलने का तरीका कुछ और हो सकता था, समझाने का तरीका कुछ और हो सकता था और बेहतर तरीके से वो बता सकते थे जिससे किसी व्यक्ति, किसी जनता को चोट ना लगे, उनके भाव को कहीं से कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन अब ये स्टेटमेंट आ चुका है, खुले मन से स्टेटमेंट आया है, सियासत गर्म है। सियासत गर्म होने के साथ-साथ जो अलग-अलग पार्टियाँ हैं, उन्हें पता है कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है। ऐसे में वोटर्स को समझाने के लिए, वोटर्स को मनाने के लिए और उन्हें गुमराह करने के लिए भी यहाँ 3 तरीके की बात आती है। या तो आप उन्हें समझा लीजिए या मना लीजिए या फिर उन्हें गुमराह कर दीजिए। जिस तरीके से भारत की पॉलिटिक्स चलती है, उसमें गुमराह का जो स्तर है, वो समझाने और मनाने से ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये माना जा सकता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के लिहाज से विपक्षी पार्टी इन चीजों को भुलाने की कोशिश करेगी और ये जो एक स्टेटमेंट है देवेश चंद्र ठाकुर का, इसे लेकर शायद बिहार की जनता तक विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी पार्टी की पहुंच हो। हालांकि जेडीयू और बीजेपी इस स्टेटमेंट का बचाव कर रही है, देवेश चंद्र ठाकुर खुद बचाव कर रहे हैं। इससे पहले ये सारी चीजें जानने के बाद मैं आपको देवेश चंद्र ठाकुर के शिक्षा के बारे में भी बताने की कोशिश करता हूँ। देवेश चंद्र ठाकुर एलएलबी कर चुके हैं और बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं। इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बिहार की राजनीति को चुना और लंबे कद के एक अच्छे इंसान, एक सुलझे हुए इंसान, राजनीति में अभी तक उन्होंने तो ऐसी कोई बयानबाजी नहीं दी थी। हालांकि ये पहला मौका जरूर है जिस पर देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही है और उनकी ही पार्टी के नेता उनका साथ समर्थन नहीं दे पा रहे हैं, या फिर यूं कहे कि विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, उसमें सियासत को बचाने के लिए और विधानसभा के चुनाव को देखते हुए जेडीयू और बीजेपी भी इन पल्लों से मुंह मोड़ना चाहती है और ये उनका पर्सनल ओपिनियन घोषित करना चाहती है। हालांकि उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट जरूर दे दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर की बात कर रहे थे, तो एलएलबी कर चुके हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में रहे हैं, इसके बाद बिहार की राजनीति में आए हैं, 20 से 25 सालों का राजनीति का अनुभव है। उनके पिता की बात करते हैं तो उनके पिता सीतामढ़ी कोर्ट में एक सुलझे हुए और जाने माने वकील हुआ करते थे। मुझे जहां तक याद है अवध नारायण ठाकुर उनका नाम हुआ करता था। तो उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद एक सुलझे हुए इंसान के तौर पर अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहे थे। बिहार विधान परिषद के सभापति पद तक पहुंचे, कई बार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान पार्षद रहे हैं और इस बार नवनिर्वाचित जाने वाले वकील हुआ करते थे। मुझे जहां तक याद है अवध नारायण ठाकुर उनका नाम हुआ करता था। तो उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद एक सुलझे हुए इंसान के तौर पर अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहे थे। बिहार विधान परिषद के सभापति पद तक पहुंचे, कई बार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान पार्षद रहे हैं और इस बार नवनिर्वाचित सांसद रहे हैं और उन्होंने आरजेडी के अर्जुन राय को चुनाव हराया था।